आखिर क्यों अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में मुगल सल्तनत का बादशाह औरंगजेब गिड़गिड़ाने लगा था? क्यों फूट फूट कर रोने लगा था? भारतीय ही नहीं बल्कि मुगल इतिहास का सबसे क्रूर सुल्तान औरंगजेब, जिसने सत्ता पाने के लिए अपने पिता को जेल में डाला और जीवन भर जेल में सड़ने दिया। और जब इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसने अपने पिता को अपने बड़े भाई और शाहजहां के बड़े बेटे का सर तोहफे में भिजवाया। फिर उसने अपने उन दो भाइयों को मौत के घाट उतार दिया जिन्होंने दारा शिकोह को हराने में उसकी मदद की थी। शाहजहां ने एक बार औरंगजेब से कहा था कि तुझसे तो कहीं अच्छे हिंदू काफिर हैं जो मरने के बाद भी अपने पिता को अन्न जल श्राद्ध के समय पर देते हैं। तुमने तो मुझे जीते जी जहन्नुम दिखा दी है। दोस्तों, जिस औरंगजेब की हैवानियत से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा हिंदुस्तान खौफ खाता था, वही औरंगजेब अफजल खान के डर से अपनी जान बचाकर भागा था। जिस अफजल खान को यह भ्रम था कि वो शिवाजी महाराज को अपनी भुजाओं में जकड़कर मार देगा, उसी अफजल खान को शिवाजी महाराज ने मात्र 2 मिनट में मार गिराया था। अफजल खान को मारने के बाद पूरे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम बादशाह नहीं बचा था जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साम्राज्य को रोक सके, उनके अभियान को रोक सके, उनके साथ सीधे युद्ध में हिस्सा लेने की सोच सके। शिवाजी महाराज की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित रहे तब तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र के अंदर कदम नहीं रखा। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह महाराणा प्रताप के रहते अकबर कभी युद्ध के मैदान में उनके सामने नहीं आया। 3 अप्रैल 1680 यह दिन केवल एक सम्राट के निधन का नहीं बल्कि हिंदवी स्वराज के लिए एक नए संघर्ष का आरंभ भी था। रायगढ़ दुर्ग पर छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़, और इसी के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब का सपना जाग उठा। अब दक्कन भी मेरे अधीन होगा और मैं संपूर्ण हिंदुस्तान का बादशाह बनूंगा। दिल्ली के तख्त पर बैठे औरंगजेब ने उत्तर भारत को पहले अपनी सत्ता के नीचे झुका लिया था। अब केवल दक्कन की धरती उसकी विजय अभियान में बाधा थी। उसने अपने लाखों की विशाल सेना को तैयार किया और महाराष्ट्र की भूमि पर चढ़ाई कर दी। उससे लगता था कि शिवाजी महाराज के बिना यह भूमि अब उसके सामने झुक जाएगी, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि स्वराज की जड़ों में केवल एक राजा नहीं बल्कि मराठा स्वाभिमान की अखंड ज्वाला जलती है। और अब इस ज्वाला के प्रचंड रूप में खड़े थे छत्रपति संभाजी महाराज। जैसे ही मुगलों के पैर महाराष्ट्र की पवित्र मिट्टी पर पड़े, औरंगजेब की कब्र का इंतजाम हो चुका था। मराठों की तलवारें बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी। संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मुगलों के सिर धड़ से अलग करने शुरू कर दिए। जो मुगल साम्राज्य अब तक जीत का अभ्यस्त था, वो यहाँ कर मौत और हार का स्वाद चखने लगा था। पर यह युद्ध केवल मुगलों तक सीमित नहीं था। संभाजी महाराज ने गोवा में पुर्तगालियों को धूल चटाई, मैसूर में चीका देवराय की सेनाओं को नेस्तो नाबूद किया, कोंकण में सिद्धि सेना को खदेड़ दिया और नासिक औरंगाबाद से लेकर मनहानपुर तक एक साथ 12 सल्तनतों का अंत कर दिया। ये वही समय था जब औरंगजेब भयभीत हो उठा। उसे लगने लगा कि अगर संभाजी महाराज को रोका नहीं गया तो मराठे दिल्ली तक पहुंच जाएंगे और उसका ताज उसके सिर से छीन जाएगा। आखिरकार छल, छद्म और विश्वासघात की साजिशों ने काम किया। संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से बंदी बना लिया। औरंगजेब चाहता था कि वो उनके सामने झुक जाएं, अपना राज्य, अपना धन उनके चरणों में रख दें और इस्लाम स्वीकार कर लें और अपनी प्रजा को उसके अधीन कर दें। लेकिन संभाजी महाराज मराठा रक्त में पले थे, जो मर तो सकता था लेकिन झुक नहीं सकता था। उन्होंने गर्व से उत्तर दिया, मराठा स्वराज मिट सकता है परंतु झुक नहीं सकता। धर्म और मातृभूमि के लिए मेरा शीश कट सकता है परंतु मेरा आत्मसम्मान नहीं। क्रोधित औरंगजेब ने उन्हें भयंकर यातनाएं दी। उनके शरीर को लोहे की गर्म सलाखों से दागा गया, उनकी आंखें निकालने की कोशिश की गई, लेकिन मराठा शेर की गरज कम न हुई। संभाजी महाराज ने अंतिम सांस तक युद्ध लड़ा, अपने स्वराज के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। 11 मार्च 1689 औरंगजेब ने बड़ी बेरहमी से छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी। उसे लगा था कि अब दक्कन पर उसका अधिकार होगा और वह चैन से दिल्ली लौट सकेगा, परंतु उसे नहीं पता था कि संभाजी महाराज का बलिदान केवल उनकी देह तक सीमित नहीं रहेगा, यह मराठा स्वराज के लिए एक अमर ज्योति बन जाएगा। संभाजी महाराज के बलिदान ने मराठा सेनाओं को और भी प्रचंड ऊर्जा से भर दिया। यही बलिदान आगे चलकर मराठों की अपराजय शक्ति बना और अंततः औरंगजेब को दक्कन में घुटनों पर ला दिया।
मराठों ने अगले वर्षों में मुगलों की जड़ें हिला दी और औरंगजेब का साम्राज्य उसके जीते जी ढहने लगा। संभाजी महाराज चले गए, लेकिन उनकी वीरता, त्याग और स्वराज के प्रति अड़िग निष्ठा युगों युगों तक हिंदुस्तान की मिट्टी में गूंजती रही और गूंजती रहेगी। वो केवल एक राजा नहीं बल्कि स्वतंत्रता के पहले अग्रदूत थे, जिन्होंने अपने रक्त से स्वराज की नींव को और अधिक मजबूत किया। मराठाओं के हाथों हो रही मुगलों की ऐसी भयानक मौत देखकर औरंगजेब कायरों की तरह युद्ध से भाग निकला। इस युद्ध में भले ही औरंगजेब बच गया था, लेकिन उसकी इज्जत पूरे हिंदुस्तान में मिट्टी में मिल चुकी थी। मराठों ने मुगल छावनी के ऊपर वाले 2 सोने के कलश काटकर पूरी मुगल छावनी को तबाह कर दिया था। मुगल सरदार कासिम खान को आदेश दिया गया संताजी घोरपड़े को पकड़ने का। उसने कर्नाटक के एक तलाकू गांव में मजबूत घेरा बनाकर मराठों का रास्ता रोक दिया। मराठों ने कासिम खान के घेरों को तोड़ा और तलाकू गांव में तबाही मचाकर रख दी। मुगलों की मौत का एक खूनी मंजर देखकर कासिम खान की धड़कनें तेज होने लगी। वो डरकर सेना के साथ डोदेरी के किले में जाकर छिप गया। किले को मराठों ने चारों ओर से घेर लिया और संताजी घोरपड़े ने किले के दरवाजे को बाहर से बंद करके हजारों मुगल सैनिकों को वहीं खत्म कर दिया। जो भी मुगल सैनिक बाहर आने की कोशिश करता, मराठे उन्हें बंदूक की गोली से खत्म कर देते। कासिम खान मराठों से इतना डर गया था कि उसने किले के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी और फांसी लगाने से पहले वो घोड़े और अपने जानवर को काटकर खाने लगे थे। उत्तर में उज्जैन से लेकर दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम तक मराठों ने मुगल सेना को काट काट कर ऐसे कत्लेआम मचाया कि दक्कन में मुगल सल्तनत का सफाया हो चुका था। इधर औरंगजेब विशालगढ़ को घेरा बनाकर बैठा था, उधर मराठों ने मुन्हाणपुर में घुसकर पूरे शहर को तहस नहस कर दिया था। मराठे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, न पराजय की चिंता न मौत का डर। मराठे एक ही बात जानते थे कि उड़ाने हैं मुगलों के सर। अब बारी थी मुगलों के घर में घुसकर, इसलिए वीर मराठा योद्धा धनाजी ने 80,000 की मराठा फौज तैयार कर 4 मार्च सन 1706 को गुजरात पर चढ़ाई कर दी। सूर्य की पहली किरण जैसे गुजरात के रतनपुर के युद्ध भूमि पर पड़ी, वैसे ही तलवारों की चमक ने आसमान चीर दिया। मराठों का शौर्य गगनभेदी हुंकार के साथ एक और विजय गाथा लिखने को तैयार था। गुजरात की धरती पर छिड़े इस महासंग्राम में मराठों ने सेनापति धनाजी जादव अपनी तलवार लेकर शेर की तरह गरज उठे। जैसे युद्ध हुआ, मराठों ने ऐसी तबाही मचाई कि नर्मदा की धाराएं तक मुगलों के रक्त से लाल हो गई। मुगल सेना की विशाल संख्या में मराठों की ज्वालामुखी जैसी ताकत के आगे तिनके की तरह बिखर गई। हर दिशा में मराठा तलवारों की बिजलियां चमक रही थी और हर बार जब कोई तलवार उठती तो एक मुगल सैनिक अपने सिर से हाथ धो बैठता। मराठे केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि मुगलों के दमन को मिटाने के लिए लड़ रहे थे। गुजरात का सूबेदार अब्दुल हमीद खान जब अपने सैनिकों को कटते हुए देखता रहा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वह अपनी जान बचाने के लिए धनाजी जादव के चरणों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। लेकिन मराठों की तलवार दया से नहीं, न्याय से चलती थी। रतनपुर की इस जीत ने साबित कर दिया कि मराठों का परचम अब मुगल सल्तनत की नींव हिलाने लगा है। रतनपुर की हार के बाद औरंगजेब के लिए हर युद्ध एक बुरा सपना बनता गया। मराठों के आक्रमण किसी तूफान से कम नहीं थे। पहले आक्रमण से औरंगजेब की सेना उबर नहीं पाती थी कि दूसरा आक्रमण हो जाता था। गोवा में पुर्तगालियों को धूल चटाई, कोंकण में सिद्धियों का अंत किया और नासिक से औरंगाबाद तक मुगलों का नामो निशान मिटा दिया। फ्रांसीसी इतिहासकार निकोलाओ मानुची, जो कई वर्षों तक औरंगजेब के दरबार में रह चुका था, लिखता है, अब औरंगजेब ने दक्षिण में उतरने का फैसला किया तो उसने अपनी खुद की बर्बादी का रास्ता स्वयं चुन लिया। मराठों के खिलाफ लड़ने में हर साल मुगलों के 1 लाख सैनिक और 3 लाख जानवर खत्म होते गए। मराठों ने मुगलों के हाथी, घोड़े, ऊंट, तोपे और खजाने को इस तरह से लूटा और बर्बाद किया कि औरंगजेब खुद को कंगाल महसूस करने लगा। लगातार पराजय झेल रहे औरंगजेब को जल्द ही एहसास हो गया कि मराठों को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। उसने अपने पूर्वजों द्वारा संचित खजाने को भी युद्ध में झोंक दिया। निकोलाओची मनुची लिखता है, मराठों से जूझते जूझते औरंगजेब को 40 करोड़ रुपए बर्बाद करने पड़े। जब खजाना खाली हो गया तो उसने अपने चांदी के बर्तन तक पिघला दिए। विशालगढ़ युद्ध अभियान के दौरान उसके सैनिक 1.5 साल तक बिना वेतन के लड़ते रहे। मराठों का लगातार हमला इतना भयानक था कि औरंगजेब को दिल्ली की गद्दी भी खतरे में दिखाई देने लगी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
लगातार 27 वर्षों तक मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया कि वह थका हुआ, बीमार और बूढ़ा हो चला था। उसके शरीर पर झुर्रियां पड़ चुकी थी, दांत गिर चुके थे और उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। वह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल को महसूस करने लगा था और वो भूल थी मराठों से युद्ध छेड़ना। उसकी मौत के समय आसपास कोई नहीं बचा था। जिसने भी उससे नफरत की वह पहले ही मर चुका था। अपने बाप और भाई को उसने खुद मरवा दिया था। उसकी तीनों बेगमें, 2 बेटे, नाती पोते, बहन और बेटी, सभी की मृत्यु उसकी आंखों के सामने हो चुकी थी। वह एकदम अकेला, टूटा हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा था, जैसा उसके साथ होना भी जरूरी था। अपने अंतिम दिनों में औरंगजेब दिल्ली वापस आना चाहता था, लेकिन जब मराठों को यह खबर लगी तो उन्होंने अहमदनगर को चारों ओर से घेर लिया। अब औरंगजेब केवल एक कमजोर, बीमार और बेबस इंसान बन चुका था। जैसा वह दूसरों के साथ करता आया था, वैसा अब उसके साथ हो रहा था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन मराठों के कारण उसे कोई इलाज नहीं मिल सका। वह हर पल मौत के दिन गिन रहा था। 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में वह नीच औरंगजेब तड़प तड़प कर मर गया, जो कभी पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनने का सपना देखता था। वह बिना इलाज, बिना किसी अपने के, अकेले, अपमानजनक और दर्दनाक मौत मरा। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब के मृत्यु पत्र में यदि किसी एक हिंदू राजा का उल्लेख था तो वह था छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य का। मरते मरते भी वह इस कटु सत्य को स्वीकार कर चुका था कि उसने अपना पूरा जीवन मराठों को मिटाने में बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी मराठे अजय रहे। औरंगजेब की मौत के बाद मुगल सल्तनत का बिखरना शुरू हो चुका था। अगले कुछ दशकों में मराठों ने दिल्ली तक विजय प्राप्त की और साबित किया कि स्वराज्य की ज्वाला बुझाई नहीं जा सकती। आतंक और तलवार के दम पर बहुत लंबे समय तक किसी भी देश की जनता को दबाया नहीं जा सकता। आज की वीडियो में बस इतना ही, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो औरंगजेब को अपना आइडल मानते हैं, ईश्वर उन्हें उसके जैसा भाई, उसके जैसी औलाद और उसके जैसा पिता दे। और जो संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आइडल मानते हैं, ईश्वर उन्हें उनके जैसी औलाद और उनके जैसे ही भाई या पिता दे। जय हिंद, वंदे मातरम।